25 वर्षीय राधा गुप्ता पता नहीं क्यों सुबह से बेचैन सी थी। घर से किसी काम में उसका मन नहीं लग रहा था और रह रहकर वह कभी कमरे में से किचन में जाती और कभी किचन से कमरे में जाती। उसकी इस क्रिया के दोहराए जाने पर कमरे में बैठे पति सुनील से रहा नहीं गया। उसने पूछा, क्या बात है राधा? मैं काफ़ी देर से देख रहा हूँ कि तुम किचन और कमरे के बार बार चक्कर लगा रही हो। आखिर बात क्या है? दोस्तों, क्या थी बात और क्यों राधा इतनी बेचैन थी और क्या थी उसकी बेचैनी का असली कारण, ये हम जानेंगे पूरे विस्तार से आज के वीडियो में। लेकिन उससे पहले नमस्कार दोस्तों, क्राइम चैनल पर आपका स्वागत करती हूं और उम्मीद करती हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ें उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस करें फर्दर नोटिफिकेशन के लिए। और इसके साथ ही कहानी में लास्ट तक बने रहें और कहानी के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए दोस्तों, समय नहीं लेते और जानते हैं कि आखिर राधा की बेचैनी की वजह क्या थी। आपको क्या बताऊं, मैं खुद ही नहीं समझ पा रही हूँ कि मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ, राधा ने झिझकते हुए उत्तर दिया। पर पता नहीं सुबह से ही मन किसी काम में नहीं लग रहा है और मेरा जी भी बहुत घबरा रहा है। तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? पति ने पूछा। हाँ, तबीयत तो ठीक है। तो फिर क्या बात है, मन क्यों घबरा रहा है? कहो तो तुम्हें किसी डॉक्टर को दिखा दूँ? अरे नहीं नहीं, आप परेशान मत होइए, डॉक्टर की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी थोड़ी देर में भली चंगी हो जाऊंगी। मैं तो इसलिए कह रहा था कि मैं ड्यूटी पर चला जाऊंगा, फिर रात में ही घर लौटूंगा और इस बीच कुछ हो गया तो? अरे बाबा, मैं कहती हूँ ना, मुझे कुछ नहीं होने वाला, मेरी फिक्र मत करो। आप आराम से ड्यूटी जाओ और वैसे भी कोई बात अगर होगी तो घर वाले हैं ना मुझे संभालने के लिए, कहकर राधा कमरे से किचन की ओर चली गई। इस बात पर किचन से वह पूरा काम निपटा कर निकली थी। पति को खाना खिलाकर ड्यूटी भी भेज दिया। काम निपटाकर वह बिस्तर पर लेटी ही थी कि तभी उसके फ़ोन की घंटी बज उठी। फ़ोन उठाकर उसने देखा तो स्क्रीन पर उसके पापा जयप्रकाश गुप्ता का नंबर था। राधा ने झट से चहकते हुए कॉल रिसीव किया। उस दिन राधा को अपने पिता की बातों से मायूसी महसूस हुई तो उसने उनसे इसकी वजह जाननी चाहिए। जयप्रकाश ने कहा, क्या बताऊं बेटी, मुझसे एक अनर्थ हो गया। अनर्थ? कैसा अनर्थ? राधा ने पूछा। बेटी, आवेश में आकर मैंने अपने ही हाथों फूल से छोटी बेटी प्रिया को मौत के घाट उतार दिया। क्या? प्रिया को आपने मार डाला? राधा चीखती हुई बोली। हाँ बेटी, उसकी चरित्रहीनता ने मुझे हत्यारा बना दिया। मैंने उसे सुधरने के कई मौके दिए लेकिन वह अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही थी और मेरे हाथों यह अनर्थ हो गया। ये क्या किया आपने पापा? मेरी बहन को मार डाला। इतना कहकर राधा ने फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया और निढाल होकर दहाड़ मारने लगी। अचानक बहू के रोने की आवाज़ सुनकर उसके सास ससुर घबरा गए। अभी तो भली चंगी किचन से अपने कमरे में गई थी, फिर अचानक उसे क्या हो गया कि दहाड़ मार कर रोने लगी। वे दौड़कर बहू के कमरे में पहुंचे तो देखा कि बहू बिस्तर पर लेटी सिसकियां ले रही है। उसके ससुर ने जब बहू को रोने की वजह पूछी तो उसने पूरी बात उन्हें बता दी। बहू की बात सुनकर ससुर भी चौंक गए कि समधी ने ये क्या कर दिया। थोड़ी देर बाद जब राधा थोड़ी सामान्य हुई तो उसने पति को फ़ोन करके सारी बातें बता दी। सुनील भी आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने पत्नी के तहेरे भाई विनोद को फ़ोन करके यह बात बता करके पूछा कि ऐसे हालात में क्या करना चाहिए। काफ़ी सोच विचार के बाद विनोद इस नतीजे पर पहुँचे कि बात पुलिस को बता देनी चाहिए क्योंकि यह मामला हत्या से जुड़ा है और आज नहीं तो कल यह राज खुल ही जाएगा। विनोद ने सुनील से कहा कि वह एसएसपी को फ़ोन करके इसकी सूचना दे रहा है और इसके बाद गोला थाना जाकर वहां के एसओ से मिल लेंगे। विनोद ने उसी समय एसएसपी डॉक्टर सुनील गुप्ता को अपना परिचय देते हुए पूरी घटना की जानकारी दे दी। मामला हत्या का था, इसलिए उन्होंने थाना गोला के एसओ संजय कुमार को तुरंत मौके पर पहुंचने और कार्यवाही करने के आदेश दे दिए। कप्तान के आदेश पर एसओ संजय कुमार 17 अगस्त को ही जयप्रकाश गुप्ता के विशुनपुर स्थित घर पहुंचे। जयप्रकाश उस समय घर पर ही था। सुबह सुबह दरवाजे पर पुलिस को देखकर जयप्रकाश की जान हलक में फंस गई। उसे हिरासत में लेकर पुलिस थाने लौट आई।
एसओ संजय कुमार ने जयप्रकाश से उसकी बेटी प्रिया के बारे में सख्ती से पूछताछ की तो उसने बताया कि उसने 27 जुलाई 2019 को बेटी की गला घोंटकर हत्या कर दी, फिर उसकी गर्दन धड़ से अलग कर दी थी और बाद में सिर को प्लास्टिक के एक बोरे में भरकर अरुआ थाना क्षेत्र में फेंक दिया और धड़ वाले हिस्से और उसके पहने कपड़े दूसरे प्लास्टिक के बोरे में भरकर गोला थाना क्षेत्र के चेनवा नाले में फेंक दिए थे। प्रिया का सिर और धड़ बरामद करने के लिए पुलिस उसे मौके पर लेकर गई। उसकी निशानदेही पर चेनवा नाले से धड़ बरामद कर लिया गया। 22 दिनों से धड़ पानी में पड़े रहने की वजह से सड़कर कंकाल में तब्दील हो चुका था। पुलिस ने कंकाल को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, लेकिन उसके सिर का कहीं पता नहीं चला। एसओ संजय ने जब उससे पूछताछ की कि तुमने अपनी ही बेटी की हत्या क्यों की, तो दबी जुबान में जयप्रकाश गुप्ता ने जो जवाब दिया उसे सुनकर वह नहीं वहां मौजूद सभी ने अपने दांतों तले उंगलियां दबा ली। कलयुगी पिता जयप्रकाश ने रिश्तों की मर्यादा का खून किया था। कंकाल बरामद होने के करीब 22 दिनों से रहस्य बनी प्रिया के राज से पर्दा उठ चुका था। बहन की हत्या से राधा बहुत दुखी थी। उसे पिता की घिनौनी करतूत पर गुस्सा भी आ रहा था। राधा ने साहस का परिचय देते हुए पिता जयप्रकाश के खिलाफ धारा 302, 201, 120 बी की तहत रिपोर्ट दर्ज करा दी। जयप्रकाश गुप्ता से पूछताछ के बाद इस मामले की जो घिनौनी कहानी सामने आई उसे सुनकर सभी हैरान रह गए। करीब 55 वर्षीय जयप्रकाश गुप्ता मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के गोला थाना क्षेत्र के विशुनपुर राजा बुजुर्ग गांव का रहने वाला था। वह गल्ले का कारोबार करता था। करीब 15 साल पहले उसने विशुनपुर राजा बुजुर्ग गांव में मकान बनवा लिया और परिवार के साथ वहीं पर रहने लगा। उसके परिवार में पत्नी और 2 बेटियां राधा और प्रिया थी। जयप्रकाश को बेटे की चाहत थी, लेकिन बेटा नहीं हुआ। तब उसने बेटियों की परवरिश बेटे की ही तरह की। वह छोटे से खुशहाल परिवार के साथ जीवन यापन कर रहा था। दुकान से भी उसे अच्छी कमाई हो जाया करती थी। जयप्रकाश गुप्ता की गृहस्थी की गाड़ी बड़े खुशहाल तरीके से चल रही थी और पता नहीं उसकी गृहस्थी को किसकी नज़र लग गई। सब कुछ छिन्न भिन्न हो गया। बात साल 2009 की है और अचानक उसकी पत्नी की मौत हो जाती है। उस समय उसकी दोनों बेटियां 10 और 12 साल के बीच की थी। बेटियों की परवरिश की जिम्मेदारी जयप्रकाश पर आकर रह गई। जयप्रकाश ने बड़े भाई राधा और प्रिया को दिल से अपनी बेटी मानते थे और उन्हें उसी तरह दुलारते भी थे। प्रिया को तो वो बहुत ज़्यादा लाड़ प्यार करते थे और इसी तरह दोनों बेटियों की परवरिश होती रही। बड़ी बेटी राधा शादी के योग हो चुकी थी। राधा के सयानी होते ही जयप्रकाश के माथे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। वह बेटी की जल्द से जल्द शादी कर देना चाहते थे और उसके लिए वह लड़का देखने लगे। गोला इलाके में ही उसे एक लड़का पसंद आ गया तो जयप्रकाश ने साल 2015 में उस राधा की शादी कर दी। राधा की विदाई के बाद घर में जयप्रकाश और उसकी छोटी बेटी प्रिया ही रह गए थे। धीरे धीरे प्रिया भी सयानी हो चुकी थी। बात 2 साल पहले की है। प्रिया बाथरूम से नहाकर बाहर निकल रही थी। गीले बदन में उसके कपड़े चिपक गए थे और इत्तेफाक से उसी समय जयप्रकाश किसी काम से घर में आया। उसकी नज़र बेटी प्रिया पर पड़ी तो उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक जाग उठी और उसके शरीर में वासना के कीड़े बुलबुलाने लगे। उस वक्त उसे प्रिया बेटी नहीं एक औरत नज़र आ रही थी। वह उसके तन को नोचने की सोचने लगा और इसके बाद जयप्रकाश यही सोचता रहा कि प्रिया को कब और कैसे अपनी हवस का शिकार बनाया जाए। इसी तरह एक सप्ताह गुजर जाता है। एक रात प्रिया जब अपने कमरे में गहरी नींद में सो रही थी तभी जयप्रकाश दबे पांव उसके कमरे में पहुंचा और सो रही बेटी को अपनी हवस का शिकार बना लिया। पिता के कुकृत्य से प्रिया बिलबिला उठी। हवस पूरी करके जयप्रकाश ने प्रिया को धमकाया कि अगर उसने किसी से कुछ भी कहा तो अपनी जान से हाथ धो बैठेगी। पिता की धमकियों को वह बुरी तरह डर भी गई थी और सहम भी गई थी और अपना मुंह बंद करके वो चुपचाप रहने लगी। और उस दिन के बाद जयप्रकाश प्रिया को हर दिन अपना शिकार बनाने लगा।
पिता की घिनौनी हरकतों से प्रिया बहुत दुखी थी। वह समझ नहीं पा रही थी कि अपनी पीड़ा किससे कहे। जयप्रकाश ने उस पर इतना कड़ा पहरा बैठा दिया था कि वह किसी से बात तक नहीं कर सकती थी। पिता के अत्याचार से बचने के लिए उसने घर छोड़ने का फैसला कर लिया। इंटरमीडिएट की पढ़ाई पूरी करने के बाद प्रिया गोरखपुर में अपने एक रिश्तेदार के पास रहने लगी। वहाँ रहते हुए वह एक मॉल में सेल्स गर्ल की नौकरी करने लगी ताकि किसी पर बोझ न बन सके, उसकी ज़रूरतें भी पूरी हो सके। बेटी तो बेटी होती है। भले ही वह कुकर्मी पिता से दूर रह रही थी, लेकिन उसे पिता की यादें बराबर सताती रहती थी और इसलिए वह बीच बीच में घर भी आती थी। जब वह घर आती, पिता उसे अपनी हवस का शिकार बनाता था। 26 जुलाई 2019 को प्रिया घर गई थी। उसने अगली रात 27 जुलाई को जयप्रकाश ने उससे संबंध बनाने की कोशिश की और प्रिया ने इस बार पिता की मनमानी नहीं चलने दी और विरोध करने लगी। कामाग्नि में जलते पिता जयप्रकाश ने आओ देखा न ताओ उसका गला घोंट कर हत्या कर दी। पिता से हैवान और हैवान से दरिंदा बना जयप्रकाश पूरी नीचता पर उतर आया। उसने बेटी की मौत के बाद उसकी लाश के साथ अपना मुंह काला किया और जब उसकी कामाग्नि शांत हुई तो उसे होश आया और उसकी आंखों के सामने फांसी का फंदा झूल रहा था। वह सोचने लगा कि प्रिया की लाश से छुटकारा कैसे पाया जाए। काफ़ी देर सोचने के बाद उसके दिमाग में एक योजना ने जन्म लिया। वह कमरे में गया और वहाँ से तेज धार वाला चाकू लेकर आया। चाकू से प्रिया को उसने सिर और धड़ से अलग कर दिया। उसकी इस करतूत से फर्श पर खून ही खून फैल गया। फिर उसने बेटी के शरीर से उसके सारे कपड़े उतारे और उन्हीं कपड़ों से फर्श पर फैले खून को साफ किया ताकि पुलिस को उसके खिलाफ कोई सबूत न मिल सके। इसके बाद वह कमरे के अंदर से प्लास्टिक के सफ़ेद रंग के 3 बोरे लेकर आया। उसने एक बोरे में सिर, दूसरे में धड़ और तीसरे में प्रिया के खून से सने कपड़े रखे। रात 2 बजे के करीब जयप्रकाश ने अपनी मोपेड पर तीनों बोरे लाद दिए और उन्हें ठिकाने लगाने के लिए निकल गया। सिर को उसने अरुआ थाने के अंतर्गत आने वाली एक जगह की झाड़ियों में फेंक दिया और फिर धड़ और कपड़े वाले बोरों को लेकर वह वहाँ से गोला के चेनवा नाला पहुँचा। नाले में उसने दोनों बोरे ठिकाने लगा दिए। इसके बाद वह घर लौट आया और हाथ मुंह धोकर इत्मीनान से सो गया। पते की बात यह रही कि प्रिया के अक्सर गोरखपुर में रहने की वजह से उसके अचानक गायब होने पर किसी को शक भी नहीं हुआ। अब जयप्रकाश को एक बात की चिंता खाए जा रही थी कि भले ही लोग यह समझते हों कि प्रिया गोरखपुर में नौकरी कर रही है, लेकिन यह बात ज़्यादा दिनों तक राज नहीं रह सकेगी। एक न एक दिन पुलिस इस हत्या से पर्दा हटा ही देगी तो वह उम्र भर जेल की चक्की पीसेगा। उसने सोचा कि क्यों न ऐसी चाल चली जाए कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। काफ़ी सोच विचार करने के बाद उसने अपने दामाद पर ही साली यानी प्रिया के अपहरण का आरोप लगाने की योजना बनाई। इससे जयप्रकाश का फ़ायदा ही फ़ायदा था। भविष्य में वह ना तो कभी प्रिया की तलाश कर सकता था और ना ही उसकी हत्या का राज खुल सकता था। वक्त जयप्रकाश का बराबर साथ भी दे रहा था। कुछ दिन बाद जयप्रकाश ने दामाद सुनील के पिता को फ़ोन कर प्रिया के गायब होने की सूचना दी। बातचीत में उसने बेटी के गायब होने के पीछे सुनील का हाथ होने का आरोप लगाया। सुनील के पिता समधी का आरोप सुनकर चौंक पड़े। उन्होंने इस बारे में बेटे सुनील से बात की तो साली के अपहरण का आरोप खुद पर लगने से सुनील सन्न रह गया। उसने यह बात पत्नी राधा को बताई। राधा भी पति की बात सुनकर हैरान हो गई। राधा ने उसी समय पिता को फ़ोन किया तो जयप्रकाश ने सुनील पर बेटी के अपहरण का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज करवाने की धमकी देनी शुरू कर दी। पिता की बात सुनकर राधा और सुनील एकदम परेशान हो गए, जबकि वो खुद भी कई दिनों से प्रिया के मोबाइल पर संपर्क करना चाहते थे, लेकिन उसका फ़ोन स्विच ऑफ था। फिर 17 अगस्त 2019 को जयप्रकाश ने खुद ही बेटी राधा को फ़ोन करके प्रिया की हत्या करने की जानकारी दे दी। बहरहाल घटना की जानकारी होने पर राधा पति सुनील के साथ 17 अगस्त को ही गांव पहुंच गई। पूछताछ में उन्होंने पुलिस को बताया कि पहले प्रिया उनसे फ़ोन पर बातें करती रहती थी, लेकिन बाद में पिता के दबाव में उसने उनसे भी बात करनी बंद कर दी।
बीते 29 मई को एक रिश्तेदार के यहाँ शादी समारोह में राधा और सुनील भी गए थे। उस समारोह में प्रिया भी आई थी और राधा ने वहीं पर प्रिया से मुलाकात के दौरान उससे पूछा कि वह उसे फ़ोन क्यों नहीं करती। तो प्रिया ने पिता के दबाव की वजह से फ़ोन ना करने की बात कही थी। जब उसने इसकी वजह पूछी तो उसने कुछ नहीं बताया और इसके बाद से वह कभी कभार बहन और जीजा को फ़ोन कर लेती थी, लेकिन पिता की हरकत के बारे में उसने कभी कोई चर्चा ही नहीं की। अगर प्रिया ने थोड़ी हिम्मत दिखाई होती, उसे असमय मौत के आगोश में यूं नहीं समाना पड़ता और वह भी जिंदा होती और खुशहाल जीवन जीती। यही नहीं, मर्यादा की सारी सीमाएं लांघ चुके कलयुगी पिता को भी सलाखों के पीछे पहुंचवा सकती थी, लेकिन सामाजिक लोकलाज और डर के चलते उसने ऐसा नहीं किया और जिसकी कीमत उसे अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। पुलिस ने जयप्रकाश गुप्ता से पूछताछ के बाद उसे कोर्ट में पेश किया और जहां से उसे जेल भेज दिया गया। कथा लिखे जाने तक जयप्रकाश जेल की सलाखों में ही कैद है। उसकी निशानदेही पर पुलिस हत्या में इस्तेमाल मोपेड और चाकू भी बरामद कर चुकी है। तो दोस्तों, ये है एक कलयुगी पिता की कलयुगी कहानी। दोस्तों, कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। कहानी के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताएं। चूँकि आज तबीयत जो है नासाज है, अभी भी मेडिसिन जो है वो चल रही हैं, तो इसलिए आज कमेंट्स के जवाब मैं नहीं दे पाऊँगी, लेकिन मेरी कोशिश है कि कल आपके कमेंट्स के जवाब मैं ज़रूर दूँगी। तो चलिए दोस्तों, कल फिर मिलते हैं क्राइम की एक सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए सेफ रहें, सुरक्षित रहें और अपना ध्यान रखें। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।